चुनाव सुधार पे थोड़ी चर्चा कर लें। चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। यानी हमारा संविधान, भारत का संविधान धर्म, जाति, क्षेत्र, निवास स्थान, जन्म स्थान, लिंग, आर्थिक स्थिति आदि को बिना ध्यान में रखे सभी को समान अधिकार देता है। यानी आपका कोई भी धर्म हो, लिंग हो, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, संविधान आप सबको बराबर अधिकार देता है। और प्रत्येक नागरिक को देखता है, जो प्रत्येक नागरिक है 18 साल से ऊपर, बच्चों को नहीं, उसे वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और संप्रभुता का अर्थ है कि राजनीतिक सत्ता जो है वो अंतिम रूप से जनता के हाथ में है। यानी जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करती है, क्योंकि जनता के सारे लोग इकट्ठा होकर के बड़ा देश होने के नाते अपना निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने नुमाइंदों के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी संप्रभुता जो राजनीतिक सत्ता है वो अंतिम रूप से जनता के हाथ में है, और जनता अपने ऊपर शासन अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से करती है। तब तो ये जरूरी हो जाता है कि जो उनका चुनाव हो, जब हम इलेक्शन करें अपनी रिप्रेजेंटेटिव का, अपने नुमाइंदों का, तो वो बिल्कुल जो है निष्पक्ष हो, फ्री एंड फेयर हो, वो हमारी वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव। और इसी को ध्यान में रख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक, पीछे हम लोगों ने पढ़ा इलेक्शन कमीशन के बारे में, पीछे आप चाहें तो फिर से इसको देख कर सुन सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बनाया गया, उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, पीछे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका कार्य है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद सदस्यों का, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराता है। और आपने पीछे ये भी पढ़ा कि इसी तरीके से राज्यों में अलग अलग निर्वाचन आयोग हैं, इलेक्शन मशीनरी के बारे में भी पीछे डिस्कस कर चुका हूं। तो ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय इसलिए बनाया गया कि जो हमारे उम्मीदवार, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारी जो वास्तविक आकांक्षा है उसका प्रतिनिधित्व करते हो। ये तभी संभव है जबकि संविधान में कि संविधान के अनुसार जो निर्वाचन आयोग को स्वायत्तता, स्वतंत्रता दी गई है वो कायम है। और निर्वाचन आयोग का कार्य सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं है, बल्कि चुनाव से जुड़े हुए जो विवाद है उसका भी निपटारा करने में वो मदद करता है। आप जानते हैं कि पहले चुनाव 1952 में संपन्न हुए, 1952 से लेकर के 2019 तक, अभी 2024 में फिर इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, आप जानते हैं, जिसके लिए मशक्कत शुरू हो गई है। ये कुल 17 लोकसभा के चुनाव जो हुए वो आप कह सकते हैं कि कुल मिला करके ठीक ठाक रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पहले जो 3 चुनाव थे पहले 15 वर्षों में, यानी 52 से लेकर के 15 साल 67 तक, वो काफी हद तक, बड़ी हद तक स्तरीय थे। उसमें भ्रष्ट तरीकों का, मैल प्रैक्टिसेस बहुत कम की गई। उसका कारण ये था कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग थे जिनकी निष्ठा सेवा में ज्यादा थी। वो राजनीति को धंधा नहीं समझते थे, वो जीवन में उनके लिए मान्यताएं, मूल्य भी महत्व के थे। अपवाद रहे होंगे, लेकिन उस समय उनके लिए मान्यता और मूल्य महत्वपूर्ण थे। और आगे सत्ता, आप देख रहे होंगे कि आगे सत्ता के लिए सारी मान्यताएं खत्म होती गई और सेवा का स्थान पूरी तरीके से जो है क्या ले लिया, सेवा का स्थान खत्म हो गया।
और पद लोलुपता के चलते राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरीके से, प्रत्येक सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे मूल्यों का ह्रास हुआ, राजनीति उसका अपवाद नहीं थी। सेवा की जो भावना थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, मान्यताएं खत्म होती गई और राजनीति जो है सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम बन गया। और राजनीति आज एक व्यवसाय बन गया, आज एक उद्योग बन गया है और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप जो है यहाँ तक कि धर्म पे भी कब्जा कर सकते हैं। तो ये जो चीज थी, सत्ता प्राप्त करने के लिए सारे भ्रष्टाचार के तरीके अपनाए जाने लगे और ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये समस्याएं आती गई और चुनाव आयोग ने उसको हल करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। अगर आप देखेंगे तो संविधान के प्रावधान के अनुसार 1950 में पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 बना, बाद में उसमें अमेंडमेंट किए गए और प्रत्येक चुनाव तब से एक प्रयोग के तरीके से होता रहा और उसमें एक नए नए तरीके के समस्याएं आई और इलेक्शन कमीशन ने उसका निदान निकाला। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि जो समस्याएं पैदा हुई हैं, ये समस्याएं चुनाव आयोग ने नहीं पैदा की हैं, ये समस्या हम लोगों ने पैदा की है। क्योंकि अगर किसी भी चुनाव में हम अपने साथी मतदाता का नाम शामिल होने से मतदाता रोल में, इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में हेरफेर करते हैं, अगर हम बूथ लूटते हैं, अगर हम सत्ता पे काबिज होने के लिए अपने साथी मतदाताओं को चाहते हैं कि वो हमारे विरोधी हैं, वोट न दें, और अगर हम ये सोचते हैं कि हम धन से, बल से, आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल करके किसी दूसरे के मत पे कब्जा कर लें, तो ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है, स्वतंत्रता, समानता, पंथनिरपेक्षता और सबसे बढ़कर के फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, उस पे सीधा हमला है। और ये समस्याएं मतदाताओं की ही बनाई हुई हैं। आप बताइए कि चुनाव में बूथ कौन लूटता है? चुनाव में अगर बूथ लूटे जाते हैं, किसी को वोट देने से मना किया जाता है या कोई खरीद फरोख्त करता है, तमाम तरह की जो मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं वो एक मतदाता ही अपने दूसरे मतदाता के विरुद्ध करता है। तो जीवन के जो प्रत्येक क्षेत्र में ह्रास हुआ, जो मूल्यों का पतन हुआ, राजनीति उसका अपराध नहीं थी। आवाज जो है राजनीतिक जितने संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं या मतदाता हैं, मतदाता, इन तीनों की जवाबदेही है, इन तीनों की नैतिकता में, ये समस्या इन तीनों की नैतिकता में ह्रास से जुड़ी हुई है कि चुनाव आयोग सुधार पे सुधार करता चला जा रहा है। अगर हमारे नेता चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जाति का करते हैं, संविधान इसकी मनाही नहीं करता। ये तो हमारे देशवासियों को देखना है ना कि अगर हमारी बंधुता देश में प्रभावित होती है, जिस बात की गारंटी हमको भारत का संविधान देता है, और संविधान कितना हो अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले लोग उसको नहीं मानेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों, मतदाताओं में जो निरंतर नैतिक ह्रास होता गया, नैतिकता का जो ह्रास होता गया, जो मूल्य की जगह जो है सत्ता, लोलुपता, उसके कारण से हमारी जो चुनाव प्रणाली थी उसमें बहुत सारी कमियां आई और इन कमियों का प्रयास निरंतर चुनाव आयोग करता गया और समस्याएं निकलती चली गई। और अब हम देखते हैं कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में। और आज हमारी चुनावी व्यवस्था में जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं वो एक दिन की नहीं है, ये धीरे धीरे उत्पन्न हुई हैं कि आयोग ने जिन समस्याओं को लेकर के कोई उपाय सुझाया, फिर दूसरे तरीके खोज लिए गए और जितने भी समस्याएं हैं वे सब राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और मतदाताओं की ही बनाई हुई हैं, उसको वही हल कर सकती हैं। आप देखेंगे कि जब टी.एन. शेषन साहब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए तो उन्होंने बहुत सुधार किए कि धन, बल, धर्म, जाति आदि से मतदान अप्रभावित रहे। उन्होंने कई कठोर कदम भी उठाए, उस समय काफ़ी बदलाव आए। लेकिन आगे चल के हम जितनी समस्याएं सुलझाते गए उतनी नई नई उत्पन्न होती गईं। और अगर हम देखें तो इसमें दोष उनका है जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। और अगर हम संक्षेप में इस बात पे विचार करें कि कौन कौन सी वो मुख्य समस्याएं हैं, तो पहली समस्या तो ये है कि धन का बाहुल्य हो गया।
यानी धन की बढ़ती भूमिका। दूसरा अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति का अपराधीकरण। यानी हमारे चुनाव प्रणाली में जो मुख्य समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, उनको अगर हम संक्षेप में विचार करें तो धन का बाहुल्य, राजनीति का अपराधीकरण, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ठीक। इसके अलावा राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या, राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या, नैतिक मूल्यों में, नैतिक मूल्यों या कहिए मान्यताओं का ह्रास, का नैतिक मान्यताओं और मूल्यों का ह्रास होना। और एक बड़ी समस्या ये भी है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, अनेकों समस्याएं। इन समस्याओं को अगर हम संक्षेप में कैटेगराइज करना चाहें तो सबसे बड़ी समस्या है धन का बाहुल्य। आप जानते हैं कि चुनाव में धन का कितना महत्व है। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट की माने तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो संसद सदस्य हैं, उनकी जो उनके पास जो संपत्ति है वो 38 करोड़ है। कहने का मतलब कि कोई सामान्य व्यक्ति चाहे कितना हो बड़ा समाज सेवी हो या वो बहुत ही आम इंसान है, बहुत ही नेक दिल हो, वो इस चुनावी व्यवस्था में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव में धन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शुरुआती दिनों में ये था कि जो राजनीतिक दल हुआ करते थे वो अपने उम्मीदवारों को लड़ने के लिए आर्थिक सहायता दिया करते थे। आज भी देते हैं मगर कम है। और अब तो ये है कि टिकट लेने के लिए टिकट वितरण में ही करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को देने पड़ते हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के टिकट देती हैं। वो पार्टी राजनीतिक दलों से चंदा अलग मिलता है और पैसा बिल्कुल पानी के तरीके से बहाया जाता है। और आम आदमी चाहे कितना हो ईमानदार हो या समाज सेवी हो, समाज के लोगों की सेवा की आकांक्षा रखता हो, वह इस व्यवस्था में टिक नहीं सकता। तो धन का बाहुल्य जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारी पूरी चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। और ये एक ऐसा विष है जो कि लगता है कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धीरे धीरे निगल जाएगा। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति के अपराधीकरण की जहाँ तक बात, अगर आप एडीआर की रिपोर्ट मानेंगे तो आपके 542 सांसदों में से इस समय कितना 233 हैं, 233। 542 सांसदों में आपके 233 ऐसे हैं जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। यानी कहने का अगर आप 2017 का जो पिछला लोकसभा, सारी जो 17वीं लोकसभा का चुनाव था, 17वीं लोकसभा का चुनाव जो 2019 में गठित हुई थी, उसमें आपके 43% जो सांसद हैं वो दागी हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप अपने लोकतंत्र को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये जो अपराधी हैं ये संसद में 43% हैं, आपकी पिछली लोकसभा में ये दागी हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। आप बताइए कि ऐसा उम्मीदवार अगर संसद में कानून बनाने बैठेगा जिसके कि रूल ऑफ लॉ में, भारत के संविधान में कोई रुचि नहीं है, वो आदमी हत्या का, लूट का, बलात्कार का दोषी है, ऐसे आदमियों को अगर आप चुन करके भेजेंगे और यहाँ तक कि आप 50% से अधिक आपको बहुमत की जरूरत होती है और आपने 43% ऐसे लोगों को चुन के भेज दिया है, ऐसे में आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक शुचिता बनी रहेगी, आपके संविधान की रक्षा होगी, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये इन्फ्लुएंशियल लोग आज से नहीं, देश के आज़ाद होने के प्रारंभ से ही, चाहे जमींदार थे, तालुकादार थे,
राय बहादुर लोग थे या जाति छोटे छोटे समूहों के खापों के जो मुखिया हुआ करते थे वो मतदान को प्रभावित करते थे। ये आज से नहीं हो रहा है। ये जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है इसके लिए जिम्मेदार है। आज भी लोग अपने साथी नागरिकों को अपने बराबर अधिकार देने के इच्छुक नहीं लगते, तभी तो उनके अधिकारों का अपहरण करते हैं। वरना लोकतंत्र में इन सारी चीजों के लिए कहां जगह है। और आज शुरू में वो ये होता था कि जो अपराधी थे वो किसी विशेष चुनाव, चूंकि चुनाव लड़ने के लिए इतनी नैतिकता बची थी कि किसी स्वच्छ छवि के व्यक्ति को खड़ा किया जाता था, और जो बाहुबली हुआ करते थे, जो अपराधी हुआ करते थे, वो पीछे से सपोर्ट करते थे। उनका आर्थिक सहारा होता था और चुनाव लड़ते थे, लड़ाते थे चुनाव। लेकिन बाद में आकर के जब इन्होंने देखा तो ये खुद का हटो हम खुद ही लड़ते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत थी। तो क्या हुआ था, बाहुबली सीधे सत्ता में आ गए। और किसी एक दल की बात नहीं, आप किसी भी दल में देखेंगे सारे दलों में इस तरह के अपराधियों की भरमार है, उनको लेने की होड़ है। उसकी एक और एक वजह यही है, एकमात्र वजह यही है कि ये जिताऊ उम्मीदवार हैं। इनके पास आपराधिक छवि के चलते बल है और क्या है, धन है। धन से क्या नहीं हो सकता, आप जानते हैं चुनाव में वोटिंग के समय शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा गया। यानी पहले तो लुभाने के लिए धन से प्रलोभन दिए जाते हैं। पार्टियों में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी खाने की व्यवस्था, बसेस भेजी जाती हैं, इकट्ठा किया जाता है, उनको माहौल बनाया जाता है, जनमत को प्रभावित किया जाता है। सब धन से ही तो होता है। और गलती है उन मतदाताओं की जो कि उस धन के चमक दमक से प्रभावित होते हैं, या मजबूरी कह सकते हैं उनकी आज की व्यवस्था में। तो ये राजनीतिक अपराधियों का जो बढ़ता हुआ दबदबा है कि जो कत्ल कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, बलात्कारी हैं, हत्या के दोषी हैं, ऐसे लोग अगर संसद में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि संविधान की रक्षा हो, तो ये बहुत ही कठिन काम है। तो चुनाव आयोग इसके सुधार के लिए भी कि राजनीतिक दलों में ऐसे प्रत्याशियों को हतोत्साहित किया जाए, उसके लिए भी कानून बनाया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या कमियां हैं, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चुनाव में जो चुनावी आतंकवाद के कारण जो है चुनाव, इससे हम कहेंगे कि एक तरीके का आतंकवाद है चुनाव में, जिसके कारण से कि अच्छे सब ईमानदार और समाजसेवी लोग जिनके पास धन नहीं है वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। ये सबसे बड़ा कारण है राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, जो कि हमारी चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। और इसका निदान सिर्फ मतदाताओं के पास है। कानून बना करके समस्या का अगर समाधान हो रहा होता तो शायद हो चुका होता। और तीसरी बात है सांप्रदायिकता और जातिवाद की जहां तक बात है, तो भारत माता की छाती पे आज राजनीतिक दलों के द्वारा इसकी जम की खेती की जा रही है, और बिना इस बात का ध्यान रखे कि इसका देश, समाज, राष्ट्र पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सत्ता पाने का, सत्ता हथियाने का अच्छा माध्यम बन गया है। सांप्रदायिकता और धर्म के आधार पर, धर्म और जाति या कहिए संप्रदाय और जाति के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जाता है, और उन्हें एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के विरुद्ध उकसा करके, उनके अतीत को याद दिला करके, किसी घटनाओं को याद दिला करके, संवेदनशील जो धार्मिक विवाद हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, उनको निशाना बना करके अपने सत्ता प्राप्ति का हथियार बनाया जाता है। स्पष्ट सी बात है कि ऐसे लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति उनका पेशा है और वो अपने पेशा में धर्म और संप्रदाय का इस्तेमाल करते हैं। धर्म व्यापक शब्द है, धर्म संप्रदाय कहें तो ज्यादा सही होगा। वो अपने राजनीतिक नेतार्थ के चलते संप्रदाय का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न उम्मीदवारों, अपने धर्म के विभिन्न उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि ऐसे संप्रदाय के लोग जो उनको वोट करेंगे, किसी विरोधी संप्रदाय के लोग, उनका हित सुरक्षित होगा। जातिवाद की जहां तक बात है, धर्म की तरह से जातिवाद भी एक राजनीति में सफलता का एक अच्छा उपकरण बन गया है, टूल बन गया है। हर चुनाव में विभिन्न जाति के नेताओं के द्वारा दूसरी जातियों के साथ, दूसरी जाति के लोगों ने जो अत्याचार किया है उनको चिन्हित किया जाता है, उनके अन्यायों को जोड़ दे करके, उकेर करके बार बार बताया जाता है, उजागर किया जाता है, जिससे उनके बीच में धार्मिक तनाव पैदा होता है, जातीय तनाव पैदा होता है, धार्मिक तनाव पैदा होता है, उन्माद पैदा होता है। और इस उन्माद के सहारे वो उन्माद की आंच पे वो अपनी रोटी सेकते हैं।
सांप्रदायिकता की आग में जल करके दंगे होते, जातीय तनाव पैदा होता है, विभिन्न जातियों के बीच हिंसाएं होती हैं। इन सारी चीजों से कहीं न कहीं राजनीतिक जो हमारे प्लेयर हैं, कहिए राजनीतिक प्रत्याशी हैं, जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनका वोट बैंक सकता है। लेकिन इससे देश के कानून और व्यवस्था पे, देश की संरक्षता पे, भारत के संविधान में जिस बंधुता की बात की गई है, उससे भारत माता की छाती लहूलुहान होती है। चौथा है राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या। चुनाव आयोग ने 3 तरह के पार्टी को मान्यता दे रखी है, जैसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल है और पंजीकृत राजनीतिक दल है। इसके अलावा कुछ हमारी लोकल स्थानीय पार्टियां होती हैं जिनका अपना संविधान होता है और जिसे आयोग जो है पंजीकृत करता है। और ये पार्टियां चुनाव में जाती है, क्योंकि अब चुनाव लड़ने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना, चुनाव कोई लड़ सकता है। और चुनाव लड़ना अपने आप में एक तरीके से प्रचार और प्रतिष्ठा का माध्यम हो। तो शुरू में तो बहुत सारे प्रत्याशी, जब यहाँ तक कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते थे। इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जो है प्रस्तावक और अनुमोदक, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे समस्याएं आती गई, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, ये राजनीतिक दल जो होते हैं, ये नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। जबकि इसमें से कई ऐसे हैं जो कि अपने सेवा के कारण या धनबल के कारण या व्यक्तिगत प्रभाव के कारण चुनाव जीत करके आते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इनको आप वोट कटवाई कहेंगे। ये जो है वोट कटवाई होते हैं। और 1952 पहले चुनाव से ही इनकी संख्या काफी है और बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि आयोग ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। और ये राजनीतिक दलों की जो बढ़ती संख्या है, ये एक तरीके से वोट कटवा का काम करती है। होता यह है कि जैसे मैं ही एक चुनाव में देख रहा था कि एक मुख्य राष्ट्रीय दल की पार्टी थी और उनके जो वो अपना खर्च का ब्यौरा लेके आते थे हमारे पास, तो साथ साथ वो एक छोटी पार्टी थी, उनका भी हिसाब लेकर के आते थे। तो मेरे बात समझ में नहीं आती थी। मैं देखा कि वो अपना हिसाब लाते थे, साथ साथ अपना जब खर्च का हिसाब दे देते थे तो साथ में उनका भी हिसाब देने लगते थे। तो ये मेरी समझ से बाहर था। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये इनके विरोधी हैं, लड़ रहे हैं, तो इन्होंने जो खर्च किया है उसका बिल वाउचर इनको देने की क्या जरूरत है? ये क्यों उनके खर्च को लेकर के परेशान है? जब उनको फोन किया जाता था तो उन्होंने अपना फोन नंबर उन्हीं का दे रखा था। तो बाद में ये पता चला, उन्होंने खुद ही बताया कि साहब मैं इनको लड़ा रहा हूं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये उठकटवा होते हैं, लड़ते हैं, उठकटवा लोग होते हैं, जो कि कोई ऐसी पार्टी जो कि जीत रही होती है, जिसे लगता है कि कोई दूसरी पार्टी है जो कि उसकी कट्टर प्रतिद्वंदी है, तो किसी जात के, उसी जात के ऐसे लोगों से वोट कटवाने के लिए उसको खड़ा कर दिया जाता है और उसका सारा खर्चा जो कुछ भी होता है वही निर्वहन करते हैं। उनका पोस्टर बनवाना, ये सब करना, सारा काम उन्हीं का होता है। और अंत में वो जाकर के उनके लास्ट में समर्थन दे देते हैं। अब आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जो चुनाव में जो धन बल का प्रयोग, धन का प्रयोग है, इससे चुनाव का खर्च बढ़ता है। वो चुनाव, वो पार्टी का अलग चुनाव खर्च है, अलग खर्च है, और अनावश्यक रूप से हमारी चुनाव व्यवस्था पे बोझ पड़ता है ऐसे प्रत्याशियों के लड़ने से, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है। एक तरफ से वो हमारे पूरे इलेक्शन सिस्टम पे बोझ है और उनसे कोई फायदा नहीं होता, उनके कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि वो किसी ऐसे कैंडिडेट को जो कि शायद जीत सकता था, जो अच्छा उम्मीदवार था, उसके वोट को, उसकी विजय को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से निर्दलीय उम्मीदवारों की बात है। निर्दलीय उम्मीदवारों की तो आजकल चाहती है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं होता है तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले निर्दलीयों की पूछ होने लगती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी पहले से ही, काफी पहले से ही अपना चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। 1952 से ही ये भी चुनाव लड़ते, निर्दलीय लड़ते चले आ रहे हैं कि, और ये भी अपने धन के कारण या बल के कारण या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण से जीत करके आते हैं। तो
ये खास करके हमारी अस्थायी सरकार बनाने में बाधा पैदा करते हैं, लेकिन आप इनको रोक भी नहीं सकते। इनका संवैधानिक अधिकार है कि ये चुनाव लड़ें, लेकिन ये छोटे छोटे दल जो जीत करके आते हैं और ये आगे चल करके किसी, जबकि पार्टी को मेजॉरिटी नहीं होती है, तो ये उनको समर्थन देते हैं और उसकी अच्छी खासी कीमत वसूलते हैं और इससे आर्थिक भ्रष्टाचार ही बढ़ता है। और कई दफा तो ये होता है, इनकी इतनी चाली होती है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं, इनकी इतनी पूछ होती है कि जो दल सत्ता में आता है, सरकार बनाता है, उसके जो प्रमुख नेता होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और मंत्रिपरिषद में इनको स्थान देना पड़ता है। ये भी एक हमारे निर्वाचन प्रणाली की न्यूनता है, निर्वाचन प्रणाली की, ये भी एक हमारे निर्वाचन प्रणाली की कमी है। और अब है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग की बात है। दो पार्टी सत्ता में होती है, सत्तारूढ़ पार्टी, आप देख होंगे इलेक्शन आते ही अपने ऑफिसर्स का इधर उधर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है और चुनाव के पहले तरह तरह के प्रलोभन, साइकिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें मतदाताओं को खरीदने रिझाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं करती हैं। आजकल तो देखा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रचार प्रसार में लगा दिया जाता है और सरकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग के पास अपनी कोई मशीनरी तो है नहीं, वो उस राज्य में कार्यरत जो प्रशासनिक अधिकारी या जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के माध्यम से अपना चुनाव कराती है। चुनाव का पूरा कार्य उन्हीं के जिम्मे होता है और ऐसी अवस्था में, जबकि चुनाव आयोग ही संशय में हो, ऐसी अवस्था में क्या कहना, सरकारें अपने कर्मचारियों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करती हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, खास करके सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी गेस्ट हाउस और तमाम तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका सत्तारूढ़ दल उपयोग करते हैं, जो कि नियमतः सही नहीं है। आयोग को इस पर रोक लगाना चाहिए। ये भी एक जिम्मेदारी होती है। आयोग ने इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, नैतिक मूल्यों और मान्यताओं का ह्रास। नैतिक मूल्यों और मान्यताओं का ह्रास एक सबसे बड़ा कारण है। आज व्यक्तिगत स्तर पे और सामूहिक स्तर पे, दोनों स्तर पे हमारे नैतिक मूल्यों और नैतिक मान्यताओं का ह्रास हुआ है। ये ह्रास पूरे समाज में दिखाई देता है, लेकिन राजनीति में इसका पतन शायद सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पतन नैतिक मूल्यों का राजनीतिक क्षेत्र में ही हो रहा है और शायद इसके प्रभाव से ही समाज में ज़्यादा नैतिक मूल्यों का क्षरण देखा जा रहा है। व्यक्ति आज अपने स्वार्थ के लिए धन, बल, छल, कल, सब कुछ, हर दृष्टि से वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकता। इसी तरीके से राजनीति में है। राजनीति में बेहयाई, बेशर्मी, झूठ बोलना, हत्या करना, किसी भी तरह की अनैतिकता से सिर्फ सत्ता में आने के लिए बात नहीं आते। उसका कारण है, उसका कारण कोई छोटा मोटा कारण, उसका कारण ये कि आज राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यश है, धन है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, ऐशो आराम है। ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपने इसको एक बार कर दिया ना, फिर आपकी पीढ़ियों की फुर्सत हो गई आपको हर तरह से। यही तो वजह है कि आपने देखा होगा कि फिल्म अभिनेता, राजनीति में इतना ग्लैमर है कि फिल्म अभिनेता राजनीति में आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अपराधी राजनीतिक दलों को फंडिंग कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। तमाम अपराधी स्वयं सामने आकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि उनको मालूम है कि उनको राजनीतिक दल संरक्षण देंगे। उनके खिलाफ कभी, अगर राजनीतिक पार्टी को, अगर आप जो रूलिंग पार्टी है उसको चंदा देंगे तो ये गारंटी है कि आप कभी जेल नहीं जाएंगे। अब अपराधी अपना जो काला धन है तमाम राजनीति में लगा रहे हैं। व्यवसायियों को मालूम है कि कानून उनके हिसाब से बनेंगे, इसलिए सरकारों को चंदा दे रहे हैं। अब तो फिल्मकार, पत्रकार, मीडिया सब इसमें बिल्कुल से कपड़ा निकाल के कूद पड़े हैं। ये राजनीति का क्षेत्र इतना ज़्यादा व्यापक हो चुका है कि इसलिए कार्यपालिका पे इसने अधिकार कर लिया, सत्ता संवैधानिक संस्थाओं पे अधिकार कर सकती है, सत्ता जो है न्यायपालिका पे अधिकार कर सकती है, प्रिंट मीडिया, अखबार। यानी कहने का मतलब एक बार सत्ता में आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि संप्रदाय और धर्म के भी प्रवक्ता बन सकते हैं। और ये चीजें जो राजनीति की जो चमक दमक है, इसी को देख करके सारे लोग, सारे
अपने आप को ताकतवर समझने वाले लोग राजनीति में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, चाहे उन्हें कितना हो धर्म विरोधी का कदम उठाना हो, चाहे कितना हो अनैतिक कार्य करना हो, चाहे मान्यताओं व मूल्यों को कितना भी क्षरण करना हो, इस पे उनका ध्यान नहीं है। वो सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति हो जाए इसी पे उनका ध्यान है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार लक्ष्य प्राप्ति हो जाने के बाद साधन स्वतः न्यायोचित कहलाने लगते हैं। जब लक्ष्य प्राप्ति, पहले ये होता था ना कि साधन अच्छे होने चाहिए, अच्छे साध्य के लिए साधन अच्छा होना चाहिए, बापू कहा करते थे। लेकिन आज ये कि अगर लक्ष्य प्राप्ति हो जाए तो हम अपने जो हमारे साधन है उसको हम स्वतः न्यायोचित कहला देंगे। इन सारी कमियों को चलते समाज में, ये कमियां समाज में हम सबके भीतर है, हम सबको इसमें सुधार करना है। और राजनीति के क्षेत्र में, जो कि राजनीतिक नेता हमारे अगुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, ये उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए चुनाव आयोग अलग अलग समय पे अलग अलग कदम उठाता रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि चुनाव सुधार, यहाँ तो हमने समस्याओं की चर्चा कर ली, और आगे हम बृहद रूप से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग समय में चुनाव आयोग ने इन न्यूनताओं को, इन कमियों को ध्यान में रख करके कौन कौन से सुधार किए और वो कितने प्रभावी रहे। आज इतना ही, जय हिंद।